नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर जारी बाढ़ बारिश की, जहां पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कई जगह पर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी खबर में बात होगी बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से जुड़ी हुई, जहां पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ और दिल्ली हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ है। तो तीसरी खबर में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। तो चौथी खबर में आपको बताएंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की रात पटना पहुंच चुके हैं। आज वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव पर समीक्षा करेंगे। तो बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का मकसद उन सीटों पर जीत को पुख्ता करना है जहां पर बीजेपी पहले से ही मजबूत है। तो इन खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली में एक बार फिर से बादल फट गया है। उत्तराखंड के चमोली से एक खबर बादल फटने की खबर सामने आई है। चमोली के धुरमा गांव में 5 मकान ढह गए हैं। नंदानगर में 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो बादल फटने से 7 लोग लापता है, 2 को बचाया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है चमोली से, जहां पर बादल फटने से 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 2 लोगों को बचाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड के चमोली से। एक बार फिर से यहां पर बादल फटा है। तो लगातार बादल फटने की घटनाएं लगातार उत्तराखंड से देखने को मिल रही है। चमोली से खबर, जहां पर एक बार फिर से बादल फटने की खबर। चमोली के धुरमा गांव में 5 मकान ढह गए हैं। तो नंदानगर में 6 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फटने से यहां पर 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को अभी तक बचाया गया है। तो राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी से। प्रदीप, फिलहाल किस तरह से लोगों को राहत दी जा रही है? मौके पर क्या इंतजाम किए गए हैं? टीमें जो है पहुंच चुकी हैं। स्थानीय पुलिस जो है वो भी इस समय मौके पर पहुंच के राहत कार्य कर रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बयान आया सामने। उन्होंने 3 एम्बुलेंस जो है मौके पर पहुंचा दी है। 108 एम्बुलेंस जो है इस समय लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए इस समय मौके पर पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल प्रदीप। और लेकिन बादल लगातार यहाँ पर फट रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? क्या स्थिति यूं ही जारी रहेगी और इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा था। लगातार मौसम विभाग का कहना था और पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जो है लगातार जारी किया गया है। और अगर इसके पीछे की वजह की अगर हम बात करें तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है ये एक बहुत अहम कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण से ये लगातार बादल फटने की घटनाएं जो है एक के बाद एक सामने आ रही हैं। जी तो प्रदीप, ये माना जाए कि आने वाले दिनों में भी उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, यानी बादल फटने की घटनाएं जो हैं अभी और हो सकती हैं। क्या लोगों को इससे राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, या उन्हें अब सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आगे आने वाले समय की बात करें तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इससे एक परहेज नहीं किया जा सकता कि आगे भी कोई ऐसी घटना सामने आए। लोग जो हैं इस समय सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने का लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश अनुसार लगातार प्रशासनिक टीमें जो है धरातल पर काम कर रही हैं। लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लगातार जो है पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी जो बात है, चिंता की बात है, वो है नगर में जो इस समय जो घटना हुई है। मोक्ष नदी जो का जो जलस्तर है वो खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, जो कि एक बड़े खतरे का कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल। प्रदीप, आप जैसे बता रहे हैं कि जो मुख्य नदी है उसका जल स्तर बढ़ रहा है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ के आसपास के इलाकों की, तो उनको खतरा बना हुआ है। उन लोगों के लिए क्या कुछ अभी फिलहाल व्यवस्था की गई है? क्या उन्हें रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, प्रशासनिक तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग जो हैं इस समय नदी नालों से दूर रहें। हम्म। लगातार जो अगर बात करें गंगा यमुना दोनों नदियां या जो भी सहायक नदियां हैं उनका जल स्तर बेहिसाब तरीके से बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये गंगा जी का जो आप देख सकते हैं गंगा जी का जो जल स्तर है लगातार जो है बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। आप यहाँ पर जो है खतरे के लेवल को इस समय पार कर चुका है। बड़े स्तर पर जो है गंगा जी जो है यहाँ पर बढ़ रही है। यूपी की तरफ ये जो नदी जा रही है और इसके कारण जो हम्म। है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन है और लोग जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर बिल्कुल चिंता में भी प्रदीप, हैं, और भय ये में भी हैं। तस्वीरें भी बता रही हैं किस तरह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश तक भी ये नदी पहुंचती है, वहां भी हम देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं, बताएंगे क्या कुछ है हिमाचल प्रदेश का हाल, जहां पर किन्नौर में भारी भूस्खलन की खबर है। तो यहाँ पर देखिए भूस्खलन के बाद सड़क पर पूरा मलबा आ गया है, लैंडस्लाइड से भारी नुकसान की आशंका है। तो लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित कर दिया गया है। ये अगली खबर जो है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर किन्नौर में भारी भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। भूस्खलन के बाद सड़क पर पूरा मलबा आया और लैंडस्लाइड से यहां पर भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित हो गया है, एक तरह से जो रास्ता था, मुख्य मार्ग था, वो अवरुद्ध हो चुका है। ये खबर है हिमाचल प्रदेश से, किन्नौर में इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूस्खलन की घटना, और देखिए किस तरह से जो भारी मलबा है वो मुख्य रास्ते पर आ चुका है। एक तरह से यातायात का जो एक साधन था इस रास्ते के माध्यम से वो बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ पर रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी व्यवस्थाओं की, तो वो भी एक तरह से चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। दूरसंचार व्यवस्थाएं हैं वो भी ठप सी होती दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी नुकसान इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं, जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं, बादल फट रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप से। प्रदीप, देखिए उत्तराखंड का यही हाल है, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। अगर हम बात करते हैं पहले की, तो अभी हमने देखा किस तरह से लैंडस्लाइड हुए और अब किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है जिसके कारण से पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो कहीं न कहीं बाढ़ बारिश की चपेट में आ गया है। लोग जो हैं इस समय कहीं न कहीं पहाड़ी जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त है। फिलहाल जो राहत के लिए बात ये है कि जो राहत टीमें हैं वो मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत कार्यों को कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार इस पूरी मामले की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य जो है लगातार किया जा रहा है। जी। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों की समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये जो मुख्य मार्ग हैं, रास्ते हैं जिनसे आवागमन होता है, वो अगर बाधित हो रहे हैं तो इन्हें दुरुस्त करने में ही लंबा वक्त लगेगा। यानी कुल मिलाकर जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, कामकाज ठप हो गया है, लोग आ जा पा नहीं रहे हैं। और ऐसे में ये मानिए कि अभी एक लंबा वक्त लोगों को इसी तरह की परेशानी से जूझना होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह इस समय लोग जो हैं उनका जनजीवन है पूरी तरीके से प्रभावित भी हो गया है। लेकिन भूस्खलन के कारण लगातार जो हाईवे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका दुरुस्तीकरण के लिए बीआरओ की टीम जो है वो तुरंत कार्रवाई भी कर रही है और जो है जितनी संभव हो सकती है जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग का काम जो है उसको भी धरातल पर किया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही है जी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय बनी है, शासन प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है। बावजूद इसके धरातल पर जो है लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, आए दिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लोगों के लिए चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए चुनौती है। हालांकि राहत लोगों को जरूर पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर नेपाल से, जहां पर हो रही लगातार बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देखने को मिल रहा है। नेपाल से निकलने वाले महाव नाले में पानी का दबाव इतना बढ़ गया है कि बरगदवा थाना क्षेत्र के चकरार के पास करीब 10 मीटर लंबा तटबंध टूट गया है और अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। तटबंध के टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। किसानों की खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं और खेतों में सिल्ट जमने से नुकसान और भी बढ़ने की आशंका है। तो सूचना मिलते ही प्रशासन और सिंचाई विभाग हरकत में आया। मौके पर अफसरों और कर्मचारियों की टीम राहत और मरम्मत का काम कर रही है, लेकिन लगातार बारिश से दिक्कतें और बढ़ रही हैं। हालांकि अब उसे दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं महाराजगंज की, जहां पर महाव नाले के जलस्तर बढ़ने के बाद ये हालात बने हुए हैं कि खेतों में जल भराव की स्थिति हो गई है। किसानों ने जो फसल उगाई थी वो पकने के वाली थी और ऐसे में इस फसल को काटने का समय आ गया था, लेकिन
अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए किस तरह से जो फसल है वो चौपट हो गई है। एक तरह से कई एकड़ जगह में ये फसलें यहाँ पर उगाई गई थी। कोशिश की जा रही है जो कुछ फसल है उसे हटा लिया जाए, बचा लिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा। एक बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं यहाँ पर किसानों को हो रहा है। तो ये वो फसल थी जिसे आराम से ये लोग काटते और उसके बाद इसी से इनके जीवन की गुजर बसर होती। लेकिन देखिए किस तरह से जो पानी का बहाव है खेतों में घुस जाता है और जिस तरह से कई एकड़ में ये फसल लगी हुई है वो तबाह हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए क्या परेशानी इस वक्त लोगों के लिए बनी हुई है। वहीं साहिबगंज से खबर आ रही है जहां पर उफान मारती गंगा नदी ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी है। किसी का आशियाना नदी में समा गया है तो किसी की मेहनत की कमाई बह गई है। हालात ये हैं कि कई गांव के लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित इलाकों में शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गंगा किनारे बसे दियारा इलाके के हजारों परिवारों की जमीन कटाव में चली गई। जिनके सपनों का पक्का घर बन रहा था वो भी अधूरा ही गंगा में बह गया। लोग अब बांस के मचान और प्लास्टिक के सहारे परिवार समेत गुजारा कर रहे हैं। 2-2 महीने से हालात बद से बदतर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता और जनप्रतिनिधि तो सुध लेने तक नहीं आते हैं और अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ प्रशासन पर टिकी है कि कोई आकर उनका दर्द सुने, उनकी मदद करे। झारखंड के साहिबगंज की तस्वीरें हैं जहां पर सरकार के नुमाइंदे तो आते नहीं हैं, लेकिन प्रशासन से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ राहत मिल जाए। जिस तरह से यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो आसपास के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों को रहने की एक बड़ी समस्या है और देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके चलते इनके आशियाने डूब चुके हैं। हम बात करते हैं बरेली की, जहां पर फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोनों बदमाशों के नाम रविंद्र और अरुण है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। ये संयुक्त ऑपरेशन यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर किया है। तो मारे गए दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। इनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। तो जिस तरह से ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, हरियाणा, यूपी और दिल्ली पुलिस की एक तरह से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और ये संयुक्त कार्रवाई क्योंकि हम देखते हैं कि गोल्डी बराड़ और जिस तरह से इस गैंग का पूरी तरह से आतंक फैला हुआ है, रोहित गोदारा गैंग भी इसमें सक्रिय था। तो कुल मिलाकर लोगों में दहशत बनाने की कोशिश थी। उत्तर प्रदेश में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी और धुआंधार तरीके से फायरिंग हुई। 3 से 4 राउंड फायरिंग दिशा पाटनी के घर पर किए गए और उसके बाद सीएम योगी से मदद लेने के लिए दिशा के पिता पहुंचे थे। दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। गैंग को वर्कआउट किया गया और सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है, इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। और वहीं दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बदमाशों को बहुत ही कम समय में ठिकाने लगा दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से। अभिषेक, फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस इसमें शामिल रही, हरियाणा पुलिस की एक तरह से संयुक्त कार्रवाई मानी जा रही है और एक बड़ी कार्रवाई है ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ। जी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटिल के घर पर फायरिंग करने वाले खूंखार बदमाशों को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में मुठभेड़ हुई। वहीं दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने भी मिलकर ये ऑपरेशन को चलाया गया था, जो कि ट्रोनिका सिटी पर इन बदमाशों की घेराबंदी की गई थी। उसके बाद इन्होंने जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि ये जो खूंखार अपराधी हैं, इन पे 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और ये गोल्डी बरार गैंग से के जो सक्रिय सदस्य थे। और आपको बता दें कि रोहित जो गदारा है गोल्डी बराड़ के गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और पहले भी कई वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। और बता दें कि गाजियाबाद, हरियाणा, यूपी और आपका दिल्ली से ये काफी चर्चित बिल्कुल, अपराधी और था। अभिषेक और ये लोगों गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, ये ऐसे नाम है गैंगस्टर्स के जिनको दिल्ली पुलिस भी बहुत सक्रियता से ढूंढती रही है। हरियाणा में भी इन्होंने कई वारदातें की हैं और एक तरह से ये मानिए कि जो एक्शन लिया गया है वो उत्तर प्रदेश में लिया गया है। यहाँ की कानून व्यवस्था को जिस तरह से कहा जाता है कि ऑपरेशन लंगड़ा तो चलाया ही जा रहा है, लेकिन एक तरह से सबक है ऐसे गैंगस्टर्स के लिए जो कि लगातार दहशत फैलाने का काम करते हैं। हमने कई मामले हरियाणा और दिल्ली में भी देखे हैं जिसमें कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नाम शामिल था। जी, लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि अपराधियों को बिल्कुल यूपी में नहीं बख्शा जाएगा, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि लगातार जब उत्तर प्रदेश में कोई गैंग सक्रिय होता है तो उसको जवाबी कार्रवाई करते हुए जो पुलिस है वो लगातार एनकाउंटर कर रही है, लंगड़ा अभियान भी चला रही है। तो जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराधियों पे नकेल कसने का जो उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है वो देखने को लगातार हमें मिल रहा है। अगर बात की जाए अपराधियों की, तो अपराधियों को पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संदेश दिया गया था, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। तो अपराध नहीं छोड़ने वाले अपराधियों के साथ यही अंजाम उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार करती रहेगी, उनका साफ तौर पर कहना और माननीय मुख्यमंत्री का भी साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर उन्होंने साबित भी किया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो दिशा पाटनी के फादर हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे तो उन्होंने भरोसा जताया था, यानी सीएम योगी ने कहा था कि इस काम में आपकी मदद जरूर की जाएगी। और एक तरह से डरे हुए उस वक्त थे दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, और शायद यही वजह रही कि यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बहुत क्लियर हैं कि उन्हें प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था रखनी है, तो शायद इस डर और दहशत से उबारने के लिए बड़ा एक्शन जरूरी था। जी बिल्कुल, जो 48 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने दिशा निर्देशन पे कार्रवाई की गई है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो दिशा पटानी है उनके पिताजी ने भी मुलाकात की और उनका धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त किया है कि जिस तरीके से अदर राज्य की बात की जाए, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गैंग है वो काफी सक्रिय रहती है। मगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगर वहां पर कोई वारदात होती है तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार एक्शन करती दिखाई देती है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार मॉनिटरिंग करते हुए आला अधिकारियों को दिखाई देते हैं और ऐसी अपराधियों पर लगातार नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और एक ये बड़ा और जरूरी एक्शन था जो कि हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। हालांकि संयुक्त कार्रवाई थी, काबिले तारीफ हम तीनों स्टेट की पुलिस को करेंगे, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह की गैंगस्टर्स का कोई वजूद नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज जो है वो गया है। और कानून व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई भी गैंगस्टर यहाँ पर सक्रिय होने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार गृहमंत्री अमित शाह बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे और इस दौरान वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। तो शाह बिहार के 2 अहम मंडलों सासाराम और बेगूसराय का दौरा करेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानेंगे, आगे कैसे चलना है, क्या रणनीति होगी, इसका खाका भी तैयार किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री के इस दौरे का मूल मकसद है बीजेपी की जिताऊ सीट की पहचान करना।
और वहां सही उम्मीदवार को टिकट देना। इसलिए इस बार मंत्र रखा गया है, जिस सीट पर है बीजेपी की दावेदारी, वहां जीत की तैयारी। तो शाह का दौरा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति तय करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सासाराम और बेगूसराय बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दोनों मंडल बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सासाराम मंडल की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटें और बेगूसराय मंडल की लगभग इतनी ही सीटें मिलकर करीब 60 सीटों का एक बड़ा राजनीतिक आधार बनाती हैं। तो पिछली बार इन क्षेत्रों में बीजेपी को आरजेडी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली थी, इसलिए पार्टी यहां विशेष रणनीति पर काम कर रही है। बेगूसराय को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जबकि सासाराम में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है और यही वजह है कि अमित शाह का दौरा काफी कुछ तय करने वाला है। अमित शाह का संदेश साफ है कि सीट कोई भी हो, जब तक जमीन पर कार्यकर्ता मजबूत हैं और रणनीति पुख्ता है, तब जीत सुनिश्चित है। तो गृहमंत्री अमित शाह का ये बिहार दौरा और वो अपनी पूरी रणनीति किस तरह से रहने वाली है आगामी चुनावों को लेकर, ये तय कर रहे हैं। तो बिहार की रणनीति तय करेंगे एनडीए के चाणक्य। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, तो काफी अहम दौरा है ये अमित शाह का और जीत का मंत्र क्या यहाँ फूंकते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में इस समय चुनाव को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जिस तरीके से अमित शाह का लगातार दौरा जो बिहार का है आज, और उसको देखते हुए अब सीट शेयरिंग की बातें सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों में भी कई पार्टियां मिक्स हो गई हैं, उनमें भी सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आ रहा है। ऐसे ही बिहार में भी अमित शाह जब गए हैं तो सीट शेयरिंग का मुद्दा है कि किसको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। जेडीयू की खास तौर पर बात की जाए तो जेडीयू की अलग तरीके की सीटों की मांग है। चिराग पासवान की पार्टी अपनी अलग सीटों की मांग कर रही है, बीजेपी की अलग सीटें हैं। तो देखा जा सकता है कि क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कौन सी जगह महत्वपूर्ण है और किस पार्टी का कहाँ ज्यादा दबदबा है, उसको देखते हुए ही सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने है। तो देखिए, जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल दृष्टि, यानी फोकस इस बार रहेगा कौन सी जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर किस उम्मीदवार का चयन किया जाए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।